हेलो स्टूडेंट्स। तो आज हम स्टार्ट करने वाले हैं क्लास 9 का साइंस चैप्टर नंबर 5 बायो का, जिसका नाम है द फंडामेंटल यूनिट ऑफ लाइफ, जीवन की मौलिक इकाई। अब हम बात करें कि हमने केमिस्ट्री चीज़ें कंप्लीट कर ली। केमिस्ट्री के अंदर तुम्हारे 4 चैप्टर आ रहे, चारों कंप्लीट है। वीडियो अगर नहीं देखी है तो जाके जरूर देखें। अब यहाँ से स्टार्ट करने जा रहे हैं हम बायो का, जो फर्स्ट चैप्टर एक कह लो, और सिलेबस के हिसाब से 5th चैप्टर आता है जिसका नाम है फंडामेंटल यूनिट ऑफ लाइफ। द फंडामेंटल यूनिट ऑफ लाइफ का यहाँ पे मतलब है कि जीवन की मौलिक इकाई, जिसे हम किसे कहते हैं, सेल को कहते हैं, कोशिका को कहते हैं। तो फंडामेंटल क्या होता है? फंडामेंटल वो चीज जिससे किसी चीज की शुरुआत होती है। तो अगर हमारे लिविंग ऑर्गेनिज्म है, जैसे कि हम हैं, एनिमल्स है, प्लांट्स है, वो सब क्या है? लिविंग ऑर्गेनिज्म है, जीवित चीजें हैं। तो कोई अगर जीवित चीजें बन रही हैं तो उसकी शुरुआतम सबसे छोटी चीज क्या होगी? यहाँ पर सबसे छोटी किसे कहते हैं हम? सेल को, कोशिका को। अगर हमारी बॉडी बन रही है तो सबसे पहले हमारे अंदर क्या चीज बनी होगी? ये सेल बनी होगी, कोशिका बनी होगी। तब जाके उससे फिर टिश्यू बनते हैं, टिश्यू से ऑर्गन सिस्टम बनते हैं, फिर ऑर्गन सिस्टम से हमारी पूरी बॉडी जनरेट होती है। ये हम पढ़ेंगे टिश्यू वाले चैप्टर के अंदर। ठीक। तो अब फिर इसके बात करते हैं कि सबसे जो छोटी चीज होती है हमारे अंदर कौन सी होती है? सेल्स होती है, कोशिका जिसको हम कहते हैं। अब ये चीज आती है कि कोशिका को किसी ना किसी चीज ने, इंसान ने डिस्कवर तो किया होगा, कि बिना डिस्कवर किए हम पढ़ेंगे कैसे, किसने क्या थ्योरी दी है। तो सबसे पहले अगर पूछा जाए कि डिस्कवर ऑफ द सेल, हु डिस्कवर द सेल, कोशिका की खोज किसने की, तो तुम्हें याद रखना है कौन सा? रॉबर्ट हुक ने की है। कब की है? 1665, 1665 के अंदर की है। और कैसे की है? कॉक की पतली छाल से की है। कॉक की पतली छाल क्या, जो पेड़ की छाल होती है ना ऊपर से मोटी मोटी सी, उसको काट के उन्होंने देखा था कि कैसे कोशिका दिखा है। उन्होंने प्रॉपर कोशिका नहीं है, लेकिन हाँ उसका स्ट्रक्चर देखा था। और स्ट्रक्चर देख के उन्होंने क्या बोला कि वो सेल है। सेल लैटिन हिसाब के, जो लैटिन लैंग्वेज होती है उसके हिसाब से, लैटिन के हिसाब से क्या होती है? सेला। सेला का मतलब क्या होता है? स्मॉल रूम, छोटे कमरे। जैसे छोटे छोटे कमरे होते हैं ना, उसको उन्होंने स्ट्रक्चर में देखा। जब माइक्रोस्कोप से देखा तो उन्होंने क्या देखा कि एक छोटे छोटे से डब्बे से बने पड़े हैं, जिसको एग्जांपल दिया ऑनियन पील। ऑनियन पील मतलब प्याज के जो छिलके, तुम व्हाइट वाला पोर्शन जब कभी माइक्रोस्कोप से देखोगे तो उसके अंदर जो स्ट्रक्चर जो बना होता है, उसकी आकृति जो बनी होती है, छोटे छोटे कमरे बॉक्सेस के आकार के बने होते हैं। जैसे कि मान लो कुछ इस तरीके के, जस्ट लाइक दैट, कुछ इस तरीके की तुम्हारे उसके अंदर देखने पे स्ट्रक्चर यहाँ पे तुम्हें दिखाई देगी। तो उन्होंने, रॉबर्ट हुक ने इस चीज को क्या बोला कि डेट्स इज अ सेल, कोशिका। ठीक। अब ये आता है कि ये थी लिविंग सेल, क्योंकि प्लांट्स की छाल को तुम कट करोगे तो वो चीज कैसे हो जाएगी? लिविंग नहीं रहेगी, वो कैसी मरी पड़ी है छाल उसकी। उसके अंदर सेल्स कैसे हो चुके हैं? डेड हो चुके हैं। तो उन्होंने डेड सेल की है। लेकिन क्वेश्चन में तुमसे डेड नहीं बोलेगा, बोलेगा हु डिस्कवर द सेल। तो रॉबर्ट हुक याद रखना। लेकिन हाँ एक चीज और आता है, हु डिस्कवर द लिविंग सेल। जीवित कोशिका की खोज किसने की है? तो लियोन हुक ने की है। 1674, 1674 के अंदर की है। कहाँ से की है? पानी से की है, ओशन वाटर से। ये पानी में घूमते घूमते चले गए थे, तैरते तैरते मछली की तरह, और वहां से एक ब्लू ग्रीन एल्गी होता है, उसकी मदद से उन्होंने देखा था कि ये जो सेल्स है वो लिविंग है, मतलब जिंदा है। ठीक। तो अगर पूछा जाए क्वेश्चन के अंदर कि जीवित कोशिका की खोज, हु डिस्कवर द लिविंग सेल, तो नाम क्या लिख दोगे? लियोन हुक ने की है 1674 के अंदर। फिर आता है न्यूक्लियस। न्यूक्लियस क्या होता है हम उसके अंदर पढ़ेंगे अभी बाद में, कि किसी भी चीज का एक सेंटर पार्ट होता है जिसको हम क्या कहते हैं? न्यूक्लियस। फिर अभी के लिए इतना समझ लो, किसी भी चीज का एक सेंटर पार्ट होता है जिसको हम क्या कहते हैं? न्यूक्लियस, केंद्रक। इसकी डिस्कवर यहाँ पे किसने की थी? रॉबर्ट ब्राउन ने की थी। कब की थी? 1831 के अंदर की थी। ठीक है, 1831 के अंदर रॉबर्ट ब्राउन ने क्या किया था? केंद्रक, न्यूक्लियस की डिस्कवर की थी यहाँ से। फिर डिस्कवर ऑफ द प्रोटोप्लाज्म। प्रोटोप्लाज्म में क्या होता है, ये सब चीजें हम पढ़ेंगे, इसके अंदर की बातें हैं। तो प्रोटोप्लाज्म की डिस्कवर की थी किसने? इसको याद रख लो सिर्फ, जेई पुरकंज। कब की थी? 1839 के अंदर की थी। 1839 के अंदर किसने की थी? जेई पुरकंज ने की थी, प्रोटोप्लाज्म की थी। ठीक। अब सेल थ्योरी, ये बहुत जरूर आता है कि दो भाई ने मिलके किया था। ठीक है, दो भाई थे नहीं थे, हम कहते हैं, याद रख लेना कि नाम क्या है? स्लेडन एंड टी स्वान। स्लेडन एंड स्वान 1855, 1855 के अंदर दो भाइयों ने मिलके यहाँ पर क्या था? सेल थ्योरी दी थी कि सेल की क्या क्या थ्योरी हो सकती है, सेल कैसे बनते हैं, सेल कैसे दिखते हैं, सेल कैसे काम करते हैं, इन चीजों के बारे में सिद्धांत दिया था, थ्योरी दी थी। अब जैसे कि तुमने कई बार सुना होगा कि एक कोष के जीव, बहुकोष के जीव, यूनिसेलुलर, मल्टीसेलुलर, प्रोकैरियोटिक, यूकैरियोटिक, ये सब अभी चैप्टर के एंड में है। तो ये सब वर्ड हम बात करेंगे क्या चीजें होती हैं। तो ये सब थ्योरीज के बारे में दो भाइयों ने हमें बताया था, स्लेडन एंड स्वान ने।
ठीक, अब चैप्टर में थोड़ा सा और आगे बढ़ते हैं जी। अब कोई बात करते हैं कि सेल। अब सेल तो स्मॉलेस्ट पार्टिकल है ही, लेकिन इससे भी कोई छोटा है क्या? कोई सेल भी किसी चीज से मिलके बना हुआ? तो बिल्कुल, सेल 3 चीजों से मिलके बना हुआ है। किन किन चीजों से? प्लाज्मा मेम्ब्रेन, न्यूक्लियस, साइटोप्लाज्म। प्लाज्मा झिल्ली, केंद्रक और कोशिका द्रव्य से मिलके बना हुआ है। ठीक, अब ये सबसे पहले एक एक चीजों के बारे में अच्छे से हम पढ़ते हुए चलेंगे। तो पहला चीज हमारा क्या? सेल मेम्ब्रेन और प्लाज्मा मेम्ब्रेन। पेपर में 2 नाम लिख के आ सकते हैं कि व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन सेल मेम्ब्रेन और प्लाज्मा मेम्ब्रेन। इस तरीके से आ सकता है। नहीं तो ये भी पूछ सकता है कि इज सेल मेम्ब्रेन आल्सो नोन एज प्लाज्मा मेम्ब्रेन। क्वेश्चन दोनों तरीके से पूछा जा सकता है कि क्या कोशिका झिल्ली को ही प्लाज्मा झिल्ली कहते हैं? तो आंसर होगा हाँ, कोशिका झिल्ली ही क्या है? प्लाज्मा झिल्ली। राम ही श्याम है, श्याम ही राम है। तो सेल मेम्ब्रेन और प्लाज्मा मेम्ब्रेन दोनों क्या है? एक ही चीज है यहाँ पर। फिर एक तीसरा नाम इसका और आता है रामू करके, जिसका क्या है? सिलेक्टिवली प्लाज्मा मेम्ब्रेन, वर्णात्मक पारगम्य झिल्ली। अब इस झिल्ली का काम क्या है? अगर मान लो मैं कुछ इस तरीके का सेल बनाता हूँ, ठीक, जैसे कि इस तरीके का मेरे पास सेल है। इस सेल के अंदर यहाँ पर क्या है? न्यूक्लियस। न्यूक्लियस के बाहर इस तरीके की ये चीज क्या है? एक तरीके से झिल्ली। और कौन सी झिल्ली? सेल मेम्ब्रेन कह लो या फिर प्लाज्मा मेम्ब्रेन, कोशिका झिल्ली या प्लाज्मा झिल्ली कह लो इन चीजों को। इनका काम क्या होता है कि एक चीज बताओ, अब कोई सेल है तो इसके अंदर बहुत सारी चीज, हार्मफुल चीजें भी तो आएंगी ना, बहुत सारी ऐसे जो सेल को मारना चाहेंगी। तो उस सेल को बचाने वाला भी तो कोई होना चाहिए। तो बचाने वाला यहाँ पर कौन है? ये प्लाज्मा झिल्ली है। यहाँ पे क्या करता है कि जो बाहर से जो बेकार चीजें आती हैं, दुश्मनों से लड़ने का काम करता है प्लाज्मा झिल्ली। ठीक है, अंदर नहीं आने देता। अंदर किसको आने देगा? कुछ सिलेक्टिव चीजों को, जैसे कि गैस। हम सांस ले रहे हैं, हमारे अंदर सेल्स है, हमने सांस लिया तो सांस लिया तो हमारे हर सेल के पास सांस जाएगा। हमने यहाँ पे कई बार होता है ना कि तुम सबने गेम खेला होगा कि आज देखते हैं कितनी देर कौन सांस रोकता है। तो जब हम सांस रोक लेते हैं तो उस टाइम क्या होता है कि हमारी ब्रीदिंग चलती रहती है कहीं ना कहीं से। अब एक चीज बताओ, अगर हम सांस नहीं लेंगे तो क्या मर जाएंगे? लेकिन उस समय क्यों नहीं मरते तुरंत? क्योंकि हमारे सेल्स के अंदर कहीं ना कहीं वो जो एयर से ऑक्सीजन है वो कहीं ना कहीं प्रेजेंट है, सेव स्टोर्ड है। तो वो स्टोर्ड होता है कहीं सेल के अंदर, और वो किस मेम्ब्रेन से होके जाता है? तो प्लाज्मा मेम्ब्रेन से, प्लाज्मा झिल्ली से होकर जाता है। वाटर भी ठीक इसी तरीके से काम करता है। जो कई बार होता है ना कि हमें बहुत ज्यादा रेगिस्तान वाली फिल्में देखते होगे तुम, कि रेगिस्तान के अंदर कोई आदमी गया, उसे इल्यूजन क्रिएट हो रहा है, भ्रम हो रहा है कि यहाँ पर पानी है, बहुत ज्यादा प्यास लगा हुआ है। तो उसके अंदर अभी तक जिंदा कैसे इतना प्यास से? क्योंकि उसके सेल में कहीं ना कहीं पानी प्रेजेंट है। और कहाँ से है वो? प्लाज्मा झिल्ली से कोई चीज एंटर करती है। ठीक है, तो ये बहुत ही कुछ लिमिटेड चीजों को ही अंदर जाने देता है, इसलिए इसका नाम क्या है? सिलेक्टिवली प्लाज्मा मेम्ब्रेन, वर्णात्मक पारगम्य झिल्ली। फिर इसके अंदर 2 चीजें आती हैं, अभी जो मैंने बोला गैस और वाटर का, तो अलग अलग नाम है, डिफ्यूजन, विसरण। अगर इसके अंदर झिल्ली के अंदर से अगर गैसों का एक्सचेंज हो रहा है, ऑक्सीजन CO2, ऑक्सीजन CO2 इस तरीके से आना जाना कर रहे हैं, तो उस चीज को हम क्या कहते हैं? डिफ्यूजन कहते हैं, विसरण कहते हैं। मैंने पूरी डेफिनेशन लिखी, एक शॉर्ट में समझने के लिए लिख रखा है, 1 शॉट के लिए, कि डिफ्यूजन विसरण का मतलब क्या होता है? चेंज ऑफ गैसेस। यहाँ पे O2 CO2 आ रहा है जा रहा है, आ रहा है जा रहा है, किसकी मदद से? झिल्ली की मदद से। तो इस चीज प्रोसेस को हम क्या कहते हैं? डिफ्यूजन कहते हैं, विसरण कहते हैं। फिर आता है ऑस्मोसिस, प्राशन। प्राशन यहाँ पे क्या होता है? ट्रांसफर ऑफ वाटर। अब पानी भी क्या कर रहा है? सेम इसकी तरह नकल कर रहा है, आ रहा है जा रहा है, आ रहा है जा रहा है, आ रहा है जा रहा है। तो यहाँ पे जल का जो आगमन होता है, आदान प्रदान, वो भी इस झिल्ली से होता है। तो इस प्रोसेस को हम क्या कहते हैं? ऑस्मोसिस कहते हैं, प्राशन कहते हैं। अब एक चीज बताओ, क्या पानी अपनी मर्जी से थोड़ी आएगा जाएगा? एक प्रक्रिया तो होती है, कोई प्रोसेस तो होता है। कैसे करेगा? हाई कंसंट्रेशन टू लो कंसंट्रेशन वर्क करता है, उच्च सांद्रता से निम्न सांद्रता। एक चीज, अगर किसी इंसान के पास ज्यादा रोटियां हैं खाने के लिए और एक के पास बिल्कुल कम है और वो खा ही नहीं सकता उतनी रोटी, तो क्या करेगा? अपने पास वाले को थोड़ा सा दे देगा ना। तुम स्कूल में गए हो, तुम्हारा पेट भर गया, अब खाने का मन नहीं कर रहा, क्या करते हो? अपने दोस्त को थोड़ा सा ले ले ले, ले खा ले। तो वैसे ही ठीक वो हाई कंसंट्रेशन टू लो कंसंट्रेशन, उच्च सांद्रता से निम्न सांद्रता तक काम करता है, जिस प्रोसेस को हम क्या कहते हैं? ऑस्मोसिस, प्राशन। तो अब देखते हैं यहाँ पर ऑस्मोसिस जो है वो 3 तरीके के होते हैं, प्राशन 3 तरीके के होते हैं। मैंने यहाँ पे लिख भी दिया है, हाई कंसंट्रेशन टू लो कंसंट्रेशन वर्क करता है, उच्च सांद्रता से निम्न सांद्रता की ओर जाता है यहाँ पर। अब यहाँ पे देखो 3 तरीके से कैसे काम करता है। यहाँ पर हाइपरटोनिक सॉल्यूशन, अल्प प्राशन दाबी विलयन। इसके अंदर यहाँ पर क्या होता है कि जब कोई अगर मान लो सेल है, ठीक, इस सेल के और बाहर कुछ ऐसे, बाहर से कुछ फ्री आइटम चल रहा है जहाँ पे पानी वाली चीजें यहाँ पर। अब यहाँ पर क्या कह रहा है कि सेल के अंदर जो है वाटर, वाटर का फॉर्मूला क्या होता है? H2O लिख रहा हूं मैं यहाँ पर, और इधर भी H2O लिख रहा हूँ। ठीक, अब सेल के अंदर वाटर कैसा है? कम,
बाहर कैसा है, ज्यादा। तो अभी हमने क्या बोला कि ज्यादा से कम की तरफ भागेगा, तो ज्यादा किधर है, बाहर, तो बाहर से कहाँ आएगा, कम की तरफ, मतलब अंदर की तरफ वर्क करेगा। तो इस चीज को हम क्या कहते हैं, हाइपोटोनिक सॉल्यूशन, अल्प प्राशन दाबी विलयन। कि सेल के अंदर कम, कोशिका के अंदर पानी कम है और बाहर ज्यादा, तो बाहर की तरफ, बाहर से कहाँ जाएगा, अंदर एब्जॉर्ब हो जाएगा। ठीक। फिर हाइपरटोनिक सॉल्यूशन, अति प्राशन दाबी विलयन के अंदर क्या होता है कि फिर से वही हम कोशिका ले लेते हैं और इधर फार खुला सा ले लेते हैं, इधर H2O ज्यादा और बाहर में H2O क्या, कम। तो ज्यादा से कम की तरफ, तो मतलब बाहर से किधर आ जाएगा, अंदर की तरफ नहीं, अंदर से बाहर की तरफ मूव कर जाएगा, क्योंकि अंदर ज्यादा और बाहर कम है, तो इसके अंदर की पानी कहाँ निकल जाएगी, बाहर की तरफ निकल जाएगी। इस चीज को हम क्या कहेंगे, हाइपरटोनिक सॉल्यूशन अति प्राशन दाबी विलयन, जब अंदर से बाहर आता है। तो जब अंदर से बाहर आएगा तो क्या हो जाएगी, कोशिका सिकुड़ जाएगी। यहाँ पे क्या हो जाएगी, कोशिका सिकुड़ जाएगी। कोशिका सिकुड़ना मतलब यहाँ पे क्या, सिकुड़ने को हम क्या कहते हैं, श्रिंक कर जाएगी। श्रिंक करने को यहाँ पे क्या कहते हैं, प्लाज्मोलाइसिस कहते हैं। क्या कहते हैं, प्लाज्मोलाइसिस, जिसको हिंदी में कहते हैं हम यहाँ पे जीव द्रव्य कुंचन, जिसको हम यहाँ पे क्या कहते हैं, जीव द्रव्य कुंचन। जब कोई कोशिका के अंदर अति प्राशन दाबी विलयन वर्क करता है, हाइपरटोनिक सॉल्यूशन वर्क करता है, तो कोशिका का पानी अंदर से कहाँ चला जाएगा, बाहर की तरफ। पानी बाहर चला गया तो कोशिका कैसे हो जाएगी, श्रिंक कर जाएगी, सिकुड़ जाएगी। तो सिकुड़ने को यहाँ पे प्रोसेस को हम क्या एक नया नाम देते हैं, प्लाज्मोलाइसिस, जीव द्रव्य कुंचन। ठीक, याद रखना इसको। फिर एक होता है आइसोटोनिक सॉल्यूशन, समप्राशी विलयन। समप्राशी विलयन के अंदर क्या होता है कि एक इधर सेल, यहाँ पर H2O और एक इधर H2O, और दोनों के अंदर H2O कैसा है, बराबर है। अब एक चीज बताओ, जब दोनों तरफ बैलेंस है तो ना ये इधर का इधर आ पाएगा, ना इधर का इधर आ पाएगा, तो दोनों तरफ कैसे रहेंगे, बैलेंस्ड रहेंगे, नहीं इधर उधर कुछ भी नहीं होने वाला। इसके अंदर आइसोटोनिक मतलब समप्राशी, इक्वल है, यहाँ पर ना कोई आएगा ना कोई जाएगा। तो इस तरीके से ये तीन विलियंस होते हैं। क्वेश्चन में आ सकता है कि व्हाट इज ऑस्मोसिस एंड व्हाट द टाइप्स, कि प्राशन क्या होता है और ये कितने प्रकार के होते हैं, तो तुम्हें उसके बारे में पूरा लिखना पड़ेगा। 3 से 4 नंबर के अंदर ये क्वेश्चंस आता है। ठीक, तो ये इसका भी बेसिक्स कॉन्सेप्ट यहाँ पे अभी हमने देखा वन शॉट्स के अंदर यहाँ पर। और ये और चीज़ों के लिए मिलते हैं हम नेक्स्ट पार्ट में। और चीज़ों के अंदर हम यहाँ पे कवर करेंगे कि प्लाज्मा मेम्ब्रेन का क्या काम होता है, साइटोप्लाज्म का क्या काम होता है। प्लाज्मा मेम्ब्रेन का हमने देख लिया, ये इतने ही प्लाज्मा मेम्ब्रेन के ये सारे काम हो गए। अब हमारे पास कौन सा बच गया, न्यूक्लियस एंड साइटोप्लाज्म, कोशिका द्रव्य। अब ये अगली क्लास में हम इन दोनों को कवर करेंगे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।